मैं निमिष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बेटा, हम बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री की थर्ड यूनिट, जिसका नाम स्पेक्ट्रोस्कोपी है, पढ़ने जा रहे हैं। इसकी पहली क्लास में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो डिफरेंट टाइप की होती है, चाहे वो रेडियो रीजन की भी हो सकती हैं, रेडियो वेव हो सकती हैं, माइक्रोवेव हो सकती हैं, इंफ्रारेड हो सकती हैं, विजिबल हो सकती हैं, अल्ट्रावायलेट हो सकती हैं, एक्सरेज हो सकती हैं और गामा रेज हो सकती हैं। बेटा, इनको कैसे पहचानेंगे? इनको पहचानते हैं बेटा हम वेवलेंथ के द्वारा। अगर हम रेडियो वेव से गामा वेव्स की तरफ चलते हैं, मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था, तो उनकी वेवलेंथ कम होती जाएगी और फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी। ठीक है बेटा? तो उस क्लास में हमने सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में जाना था, जिसमें वो इलेक्ट्रिक उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड में भी ट्रेवल कर सकती हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ट्रेवल करेंगी तो वो उसके परपेंडिकुलर ट्रेवल करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो ट्रेवल करेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ट्रेवल करेंगे। अब आज हम बेटा स्पेक्ट्रोस्कोपी में इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इमिशन स्पेक्ट्रम के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ठीक है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं बेटा, कोई पदार्थ लेते हैं, पदार्थ को गर्म करते हैं। जब तक वो एक निश्चित समय बाद जब वो गर्म हो जाता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को उससे निकलने लगते हैं। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम मोनोक्रोमेटर, ये देखो बेटा यहाँ पर मोनोक्रोमेटर पर डिनोट कर लेते हैं। मोनोक्रोमेटर क्या करता है बेटा, निश्चित तरंगदैर्ध्य वाली प्रकाश को ही आगे जाने देता है, यानी कि बहुवर्णी प्रकाश को एक वर्णी प्रकाश में कन्वर्ट कर देता है, और फिर संसूचक पर रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्डर के माध्यम से हमें जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे हम इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं, यानी कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ठीक है बेटा? दूसरा है हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं बेटा, पदार्थ का विलयन लेते हैं, ठीक है, और उस पर हम एक वर्णी प्रकाश डालते हैं। उस पर हम क्या करते हैं बेटा, एक वर्णी प्रकाश डालते हैं। कुछ विकिरणें उसमें अवशोषित हो जाती है और कुछ पारगमित हो जाती है। पारगमित जो विकिरणें हैं, जो रेडिएशंस हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं, और वो अध्ययन बेटा क्या कहलाता है हमारे पास, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है बेटा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब देखो बेटा, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखो बेटा, यहाँ पर क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। हम स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के होते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? देखो बेटा, एक तो होता है कंटिन्यूस और एक होता है डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब है कि सतत स्पेक्ट्रम। सतत स्पेक्ट्रम यानी कि विभाजन रेखाएं नहीं होती हैं उस स्पेक्ट्रम में, वो कंटिन्यूस प्राप्त होता है हमें। जैसे कि हम देख सकते हैं बेटा, जो बरसात के समय में हमें जो इंद्रधनुष बनता है, रेनबो बनता है, उसमें हम ये पता नहीं लगा सकते कि रेड वाली लाइन कहाँ है और वो जो वायलेट वाली लाइन कहाँ है, ये वाली हम उसमें एक दूसरे से ओवरलैप होती हैं लाइन्स। ठीक है, असतत स्पेक्ट्रम यानी कि निश्चित अंतराल पर विभाजन रेखाएं प्राप्त होती है इसमें। डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या होता है बेटा, निश्चित अंतराल पर विभाजन रेखाएं प्राप्त होती हैं। अब ये जो असतत स्पेक्ट्रम है, जो डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, उसको हम फर्दर दो भागों में बांट सकते हैं, लीनियर स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम, और दूसरा हो गया बैंड स्पेक्ट्रम या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। लीनियर स्पेक्ट्रम का यूज हम गैसीय पदार्थों के लिए करते हैं। गैसीयस पदार्थों के लिए हम लीनियर स्पेक्ट्रम का यूज करते हैं। क्या करते हैं बेटा, कि जैसे ही हम प्रकाश डालते हैं तो यदि ऊर्जा का अवशोषण होता है तो उसकी चमकीली सतह पर हमें काली रेखाएं प्राप्त होती हैं। अगर चमकीली सतह पर काली रेखाएं हमें मिलती हैं तो हम मान लेते हैं कि वहाँ पर ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, और यदि काली सतह पर हमें चमकीली रेखाएं प्राप्त हो रही हैं तो वहाँ पर हम मान लेते हैं कि वहाँ पर ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है बेटा, और ये हमने पढ़ा लीनियर स्पेक्ट्रम। ठीक है, दूसरा स्पेक्ट्रम होता है हमारे पास बैंड स्पेक्ट्रम या मॉलिक्यूलर। ये ठोस पदार्थों के लिए हम इसे यूज में लेते हैं। ठोस पदार्थों के लिए हम इसे यूज में लेते हैं। ये तीन टाइप का होता है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम और रोटेशनल स्पेक्ट्रम। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहे हैं, कोई निश्चित तरंगदैर्ध्य वाली विकिरण के रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन से अगर
इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किसी विद इन द मॉलिक्यूल, यह ध्यान रखना है, मॉलिक्यूल के अंदर ही एक एनर्जी लेवल से एक इलेक्ट्रॉनिक स्तर से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक स्तर में अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है तो वो बेटा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है। दूसरा होता है बेटा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है बेटा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इससे हम क्या करते हैं बेटा, जो फंक्शनल ग्रुप है, चाहे वो कीटोन हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे वो एसिड हो, ठीक है, एसिटिक एसिड हो, उसके बारे में मेटा, पेरा, ब्रोमो, नाइट्रो, ये जो भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनके बारे में हम इस वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा ही जान सकते हैं। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो भी होती है बेटा, घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है आपकी कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इलेक्ट्रॉनिक को हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी ही कहते हैं। ठीक है। तो हमें यहाँ पर 3 प्रकार के स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम और रोटेशनल स्पेक्ट्रम। और इन्हीं के संगत हम इन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम को जिससे अध्ययन करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाएगी। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम का अध्ययन करेंगे तो हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाएगी, और रोटेशनल स्पेक्ट्रम का अध्ययन करेंगे तो वो बेटा हमारे को क्या कहलाएगी, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाएगी। अब बेटा ये हमने पढ़ लिया है टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस में लीनियर और बैंड स्पेक्ट्रम। अब बेटा जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपके 10 नंबर का सवाल आता है ऐसा, जो यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम होती है उसमें 10 नंबर का सीधा सवाल पूछा जाता है आपके। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की संरचना और कार्यप्रणाली को समझाइए। तो सबसे पहले बेटा हम प्रकाश सोर्स लेते हैं। यहाँ पर क्या लेते हैं बेटा, सबसे पहले हम प्रकाश सोर्स लेते हैं उसको। अब ये प्रकाश सोर्स डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स के लिए डिफरेंट होता है। जैसे बेटा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए कौन सी रेडिएशन चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो चाहिए, पर उसमें भी माइक्रोवेव जो रीजन की जो रेडिएशंस हैं उनको ये एब्जॉर्ब करता है। और उसके लिए रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए किसी मॉलिक्यूल में रोटेशंस को परफॉर्म कराने के लिए जो माइक्रोवेव हमें रेडिएशन चाहिए होगी वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, वो ग्लोबल लैंप से हमें प्राप्त होती है, ग्लोबल लैंप से। इसी तरह से वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हम IR रीजन का उपयोग करते हैं। अब IR रीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही में से ही पाया जाता है, पर बेटा उसमें से अगर हमें IR रीजन की वो प्राप्त करनी है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में मरकरी लैंप का यूज करेंगे हम। IR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए मरकरी लैंप का यूज करेंगे। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक के लिए अल्ट्रावायलेट और विजिबल जो रेंज है उसके लिए हम बेटा सोडियम या टंगस्टन लैंप का यूज करेंगे। यानी कि यहाँ से बेटा स्पष्ट है आपको कि हमें अल्ट्रावायलेट और विजिबल अगर रेडिएशन चाहिए तो सोडियम और टंगस्टन लैंप, अगर हमें IR रेडिएशन चाहिए तो मरकरी लैंप, और अगर हमें माइक्रोवेव रीजन की रेडिएशन चाहिए तो हम इसके लिए ग्लोबल लैंप का उपयोग करेंगे। अब देखो बेटा ये स्प्लिटर है और यहाँ से हम आगे सैंपल ट्यूब पे इसमें बेटा कोई पदार्थ भरा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ है बेटा, पदार्थ भरा हुआ है। ये देखो ध्यान से, ये सैंपल ट्यूब है और इसमें बेटा क्या भरा हुआ है, इसमें पदार्थ भरा हुआ है। ठीक है बेटा, सैंपल ट्यूब ऐसे पदार्थों से निर्मित होती है जो उन प्रकाश विकिरणों का अवशोषण नहीं करती जिनका उपयोग हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है बेटा, इसमें ऐसे पदार्थ भरे होते हैं जो उन स्पेक्ट्रम को अवशोषित नहीं करती जिसका हमें प्राप्त करना है, जिनको हमें प्राप्त करना है। ठीक है बेटा, अब देखो अगर हमें IR स्पेक्ट्रम प्राप्त करने हैं तो हम धातु के हैलाइड लेंगे। धातु के हैलाइड मतलब NaCl, KCl, KBr, ये तरीके से हम ले लेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम विजिबल स्पेक्ट्रम प्राप्त करेंगे तो कांच का हम पदार्थ ले लेंगे। इसी तरह अगर हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन चाहिए, अल्ट्रावायलेट अगर स्पेक्ट्रम चाहिए हमें तो क्वार्ट्ज से निर्मित हम पदार्थ ले लेंगे। ठीक है बेटा, ये आपके एक नंबर में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए ध्यान दें बेटा। IR स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम धातु के हैलाइड NaCl, KBr का यूज करते हैं। विजिबल स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम कांच का उपयोग करते हैं, और अल्ट्रावायलेट के हम क्वार्ट्ज से निर्मित पदार्थ का उपयोग कर लेते हैं। अब बेटा हम नेक्स्ट देखो बेटा, जो हमारे पास प्रकाश सोर्स है
प्रकाश स्रोत के बाद स्लिट है, स्लिट के बाद सैंपल ट्यूब है, सैंपल ट्यूब के बाद मोनोक्रोमेटर। ये इंपॉर्टेंट होता है बेटा। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये हमें जो इच्छित तरंग दैर्ध्य वाला जो स्पेक्ट्रम चाहिए उसी को ही आगे जाना देता है, निश्चित तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को ही आगे जाने देता है, यानी कि बहुवर्णी प्रकाश को ये एक वर्णी प्रकाश में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए मोनोक्रोमेटर का यूज किया जाता है। अब बेटा ये संसूचक है। संसूचक में क्या है होता है कि प्रकाशीय जो हमें सिग्नल्स प्राप्त होते हैं, लाइट के जो सिग्नल्स प्राप्त होते हैं उसको हम इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है ये संसूचक हमारे पास। और यहाँ पर रिकॉर्डर होता है जहाँ पर मैग्नेटिक इंक वाला पेन होता है और उससे हमें पीक्स प्राप्त हो जाती हैं। उससे हमें क्या प्राप्त होती है? पीक्स। ये उच्चिष्ट और निम्नष्ट प्राप्त हो जाती है और इससे हमें इसका अध्ययन करने से हमें प्राप्त होता है कि ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम है या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम है या रोटेशनल स्पेक्ट्रम है। ठीक है बेटा, तो हमने आज पढ़ा इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम में कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस में हमने लीनियर पढ़ा, लीनियर और ऑब्लिक एटॉमिक स्पेक्ट्रम, और हमने इसमें पढ़ा बॉन्ड स्पेक्ट्रम या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। बॉन्ड स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्दर इसमें तीन स्पेक्ट्रम का अध्ययन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम और रोटेशनल स्पेक्ट्रम। इस सारी क्रियाविधि को हम अगर प्रयोग के माध्यम से देखें तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज करते हैं और उसकी संरचना और कार्यप्रणाली मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।